हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुगे। आज से हम लोग एक इंडियन पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जितने भी पॉलिटी यानी फर्स्ट चैप्टर से लेकर के जितने एंड तक जितने सिलेबस में पॉलिटी के कवर किए जा सकते हैं, ये पूरे इस सीरीज में मैं कवर करने वाला हूं। तो ये जो इस पे लेक्चर होगा, हर एक दिन दो दिन गैप कर करके पूरे डिटेल एनालिसिस में, ताकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी का कर रहे हो या यूपीपीएससी का भी हाल ही में नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म डल रहे हैं, उसके भी प्रीलिम्स आने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर, या अदर कोई एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहां से हर एक चीज डिटेल में डिस्कशन करूंगा मैं, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल सके। मेरा सोर्स क्या रहने वाला है? तो मेरा सोर्स रहने वाला है इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत। और मैंने डीडी बसु का जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका भी मैंने हेल्प लिया है, वो भी मेरा सोर्स ऑफ कंटेंट। तो उस कड़ी में जो हमारा पहला चैप्टर है, वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे। और यहां से स्टार्ट करते हुए जितने भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट यानी जितने भी पूरे सिलेबस है, पूरे चैप्टर है, सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर पे। इस पे एक और लेक्चर आएगा, तो 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए, अगर हमको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना जरूरी है, इसलिए ये हमारे सिलेबस में सबसे पहले आ जाता है। अब क्योंकि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पूर्वावलोकन की उपयोगिता हमको देखना हुआ कि अच्छा, आखिर कहां से ऐसी शुरुआत हुई जो हमारे भारतीय संविधान के बनाने की नींव रखी गई। तो अगर हम लोग देखेंगे, तो ये न्यू स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के, और जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की, इन सब के बीच की जर्नी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जन्म देती है। यानी कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, वहां से लेकर के और हम लोग 1947 भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 तक की जर्नी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी भारत की संविधान की तुलना, यानी भारत का संविधान कैसे बना, उसकी तुलना थोड़े 2-3 अलग देश के संविधान कैसे बने, उससे हम लोग थोड़ी करके देखते हैं। तो उस कड़ी में हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान कुछ अन्य देशों की तरह एक प्रकार से हिंसक जो राजनीति रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका परिणाम नहीं था, बल्कि भारतीय संविधान क्या था, इन सबसे अलग रिसर्च, उसके बाद बहुत सारे रिसर्च करके बनाया गया था। उन रिसर्च कंटेंट पे डिबेट हुआ था, उसके बाद उस पे डिस्कशंस हुआ था, उस पे वोटिंग कराई गई थी, और उसके बाद एक केयरफुल प्लानिंग करके हम लोगों ने अपना संविधान को बनाया है। हमारे जो बड़े बड़े फोक फादर है, जो हमारे नेता थे पुराने, उन्होंने रिसर्च, उस पे डिबेट डिस्कशन करके तब जाकर के एक हमको अपना भारत का संविधान मिला है। वहीं अगर बाकी जगह देखिए, अगर यूएसए की बात करें, तो यूएसए का संविधान एक हिंसक राजनीतिक क्रांति का परिणाम है। यूएसए ही नहीं, अगर हम लोग फ्रांस का भी संविधान देखें या रूस का भी संविधान देखें, तो ये तीनों देश एक हिंसक राजनीतिक क्रांति यानी कि वायलेंस पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की देन है। यूएसए की संविधान की बात करें, तो ये संविधान आपको जब अमेरिका रिवॉल्यूशन होता है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, अमेरिकी क्रांति होती है 76, यानी कि एक वो हिंसक राजनीतिक क्रांति थी, उसके बाद ही जाकर के अमेरिका को संविधान मिलता है। वैसे ही 1789 के बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक प्रकार से फ्रांस का संविधान उभर करके सामने आया। वैसे ही रूस की बात करें, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद यानी कि 1917 के बाद हम लोग देखेंगे कि एक हिंसक राजनीतिक क्रांति के बाद रूस में भी संविधान उभर करके आया। लेकिन जैसे हमने अभी देखा कि भारत का संविधान जो है, कहीं से भी हिंसक राजनीतिक क्रांति का परिणाम न होकर के, बल्कि एक वेल रिसर्च्ड, वेल डिबेटेड एंड डिस्कशन बेस्ड
हमारा संविधान है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ये हमारा संविधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था, न कि अचानक व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर। ठीक है, यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि चुन करके गए थे, उनके द्वारा ये सब स्टेप को फॉलो करके और हमारे संविधान की रचना, इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई थी। तो अभी हमने क्या देखा, अगर उसको हम लोग शॉर्ट में देख सके तो व्हाट इट वाज नॉट, यानी कि किसके बेस पे हमारा संविधान नहीं बना। तो ब्लड सेड बिल्कुल नहीं हुआ था, संविधान बनने में कोई ब्लड सेड नहीं हुआ था। नॉट इम्पोज बाय रिवॉल्यूशन, कोई क्रांति के द्वारा इम्पोज नहीं किया गया था, न ही कोई डिक्टेटर के द्वारा इम्पोज किया गया था हमारा संविधान। इंस्टेड ये जो संविधान इंटेलेक्चुअल रिसर्च के बेस पे, डिटेल डिबेट के बेस पे, अलग अलग कमिटीज बने थे, अलग अलग उसके बाद डिलिब्रेशंस हुए थे, और डेमोक्रेटिक डिसीजन के बेस पे हमारा जो संविधान आज जो मेन संविधान का प्रारूप देखने को मिलता है, ये इन सब प्रोसेस से होकर के गुजरा है, न कि ब्लड सेट्स और या रिवॉल्यूशन या डिक्टेटर के द्वारा इंपोज किया गया। तो इवोल्यूशन कैसे होता है? इवोल्यूशन हमारे संविधान का ब्रिटिश रूल के द्वारा कुछ माइलस्टोन क्रिएट किए जाएंगे, उसके बाद कुछ कोर फाउंडेशन दिए जाएंगे, यानी कुछ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि कुछ गवर्नेंस सिस्टम हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली का इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ फेडरल आइडियाज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ऐड की जाएगी, फिर यहां से इवॉल्व होकर के ये चीजें फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज होगा। और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, एक प्रकार से रिसर्च होगा, अलग अलग जगह से अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रावधान को उठाए जाएंगे, अलग अलग देशों से उस पर चर्चा की जाएगी, डिबेट की जाएगी, वोटिंग किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, और तब जाकर के एक फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब की देन है। तो अगर एक मेजर हम लोग डिफरेंस की बात करें कि जब ब्रिटिश रूल माइलस्टोन, यानी जो ब्रिटिश ईरा में कुछ अलग अलग एक्ट लाए गए थे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 में गठन हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में फाइनल प्रारूप में आया, अगर उसका मेन डिफरेंस देखें तो एक ही डिफरेंस था, संप्रभुता का, यानी सोवरेनिटी। ठीक है, तो अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, सबसे बड़ा तो यही उसमें निगेटिव पॉइंट था कि वो इंपोज किसके द्वारा किया जा रहा था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही वहां पे इंटरेस्ट था, वहां पे इंपीरियल इंटरेस्ट को देख करके, और फिर उस एक्ट को इंडिया में जबरदस्ती इंपोज किया जाता था, और ये कहीं से भी इंडियन विल के फेवर में नहीं थी, नॉट बेस्ड ऑन इंडियन विल, यानी इंडियन की आवश्यकता के बिल्कुल परे, यानी ब्रिटिशर्स सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेस्ड पे ही क्या करते थे, जितने भी एक्ट थे वो लागू करते थे। लेकिन जब संविधान 1949 में बनकर के तैयार हुआ, तो हमने क्या किया, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव उसमें आ गए। ठीक है, उसके बाद सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि एक संप्रभुता वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और जाकर के ये रिफ्लेक्ट करता है विल ऑफ द पीपल, यानी जो इंडिया के पीपल का इंटरेस्ट था, ये हमारा जो 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन बन के उभरा। तो ये चीजें हैं। तो अगर मेन डिफरेंस बोले कि ठीक है, ब्रिटिशर्स आज भी बोलते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे एक्ट ला करके धीरे धीरे रिफॉर्म लाया, लेकिन मेजर डिफरेंस एक ही था, अगर आपसे कोई पूछे तो वो सोवरेनिटी, यानी संप्रभुता की वहां पे कमी थी, क्योंकि हम एक सोवरेन कंट्री थे, और यही सोवरेनिटी की कमी जो है, एक ब्रिटिश इरा को कॉन्ट्रोवर्शियल इरा बना देती है कि आपने एक्ट तो लाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे कंट्री के सोवरेनिटी के अगेंस्ट था। ओके, तो ये हमने डिफरेंस समझा कि कैसे हमने एक वेल रिसर्च्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, रादर बाकी देखे बड़े बड़े जो आजकल डेवलप्ड नेशंस का आते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वायलेंस या एक उग्र क्रांतिकारी या उग्र क्रांति का देन है। अब जर्नी कहां से स्टार्ट होती है, तो जर्नी स्टार्ट होती है आपकी द कंपनी रूल, और उसके बाद हम लोग क्राउन रूल पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग जो एक बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर इसकी शुरुआत देखें तो उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो द कंपनी रूल,
और ये कंपनी रूल आपको देखने को मिलेगा जो 1773 से लेकर के और 1858 तक। फिर क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद कंपनी अपना पूरा आधिपत्य खो देता है और उसके बाद क्राउन जो है कंपनी को हटा करके और अपना रूल इंट्रोड्यूस करती है और उसको हम लोग बोलते हैं द क्राउन रूल। और ये हमको देखने को मिलेगा कि 1858 से लेकर के और 1947 तक, यानी आजादी तक जो है, जब हम इंडिपेंडेंस होते हैं तब हमको क्या है कि क्राउन रूल देखने को मिलता है। तो ये कंपनी रूल स्टार्ट कब होती है? ये बात है बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है कि कंपनी को दीवानी राइट दे दिया जाता है और ये दीवानी राइट यानी कि कंपनी जो है अब व्यापार कर सकती थी तब से लेकर के और 1857 तक हम लोग देखेंगे कि एक प्रकार से भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के सुधार के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्ट लाया गया था, जो बाद में कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे प्रावधान आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक जो हमको याद क्या रखना है कि ये एक्ट यानी संविधान में कुछ चेंजेस लाने का प्रावधान, ये आपका जर्नी स्टार्ट होता है रेगुलेटिंग एक्ट के जो 1773 में स्टार्ट होता है और इंडिया इंडिपेंडेंस एट 1947 तक ये चीजें चलती है। और उसको हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक द कंपनी रूल, तो कंपनी रूल आपका होगा 1773 से लेकर के 1858। फिर कंपनी को हटा करके और यहां पे ब्रिटिश क्राउन रूल आता है जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 1858 से लेकर के 1947। ओके, अब हम लोग क्या है इस बीच में कितने सारे एक्ट है, कितने सारे रूल इंट्रोड्यूस किए गए, ये सब हम लोग अब आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले। एक मैंने ये भी चार्ट दे रखा है कि एक आप लोग को सीक्वेंस पता चल जाए, ठीक है, कि ये जर्नी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक टाइमलाइन हिस्टोरिकल, कैसे एक टाइमलाइन था, कहां से चीजें शुरुआत हुई और कहां से जाकर के ये चीजें खत्म होती है। तो सबसे पहले तो 1600 में अराइवल ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आती है 1600 ईस्वी में। उसके बाद 1765 में उसको दीवानी राइट मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई शाह आलम। शाह आलम के द्वारा 1765 में दीवानी राइट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब दीवानी राइट मिलता है इसका मतलब उसको उस क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है, तब जाकर के बहुत सारे एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ब्रिटिशर्स टू हाउ टू रूल द इंडिया, यानी कैसे उसको व्यापार या कैसे उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इंडिया को रूल कर सके, उसके बेस पे ये इतने सारे एक्ट या लॉ इंट्रोड्यूस किए जाते। तो इस कड़ी में देखेंगे कि हम लोग 1717 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब ये उसके बाद 1813 में चार्टर एक्ट आता है, 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आता है, यानी 20 साल के गैप में चार्टर एक्ट आ रहा। उसके बाद 1853 में फिर एक चार्टर एक्ट आता है जो 20 साल के गैप में आना था। और फिर एक रिवोल्ट होता है आपका 1857 में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद जो है कंपनी को हटा दिया जाता है, कंपनी के पावर को सीज कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस करके 1858, और फिर जाकर के कंपनी जो है अपने अंडर सब ट्रेड से लेकर के हर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को अपने अंदर ले लेती है और उसी को हम लोग द क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। और द क्राउन रूल अगर बोला जाए तो इसका पीरियड हो जाएगा 1858 से लेकर के, और जब तक हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिला तब तक क्राउन रूल देखने को मिला। फिर उसके बाद 1861, 1892 और 1909 में हमको इंडियन काउंसिल एक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन कॉमनवेल्थ अवार्ड, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये एक्ट इतने सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये हमारे आने वाले लेक्चर का एक रोड मैप है कि हम लोग कौन कौन से एक्ट कब कब आया और उसमें क्या प्रावधान था, क्या मेन फीचर्स थे और उसकी लाने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फिर आगे हम लोग लेक्चर में डिटेल में देखने वाले। तो होप आप लोग को एक ओवरव्यू मिल गया होगा
कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए थे, उसके बाद क्या क्या ऐसे रिफॉर्म थे जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और क्या क्या ऐसे रिफॉर्म अभी जो है ये हमको जो हमारे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब से चीजों से मिला है, ये सब अब हम लोग अलग अलग एक्ट को उठा करके और फिर इसको डिटेल में हम लोग डिस्कशन करें। तो अब हम लोग जर्नी देखते हैं कि कैसे कंपनी रूल टू क्राउन रूल और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन फेज स्टार्ट होता है। ओके, तो उस कड़ी में जैसे हमने पाला, सबसे पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, तो बात है 1773 की, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश द्वारा संसद में पारित किया गया ये पहला कदम था। यानी अब जब उसको दीवानी राइट मिल गया ब्रिटिश को, तो अब सवाल ये उठा कि भाई अब कुछ ना कुछ हमको एक रूल रेगुलेशन बनाना होगा ताकि हम लोग ये डिसाइड करें कि अच्छा ये कंपनी को किस प्रकार से इंडिया देश में कंपनी कैसे रूल करेगी। अब उसके लिए कुछ नियम बनाने थे और यही नियम रेगुलेटिंग एक्ट कहता है। ये फर्स्ट एवर ऐसा था, कदम उठाया गया था प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए। कहां पे? तो इंडिया में। इसने भारत में एक प्रकार से संवैधानिक विकास की शुरुआत को चिन्हित करता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। सवाल ये उठता है कि अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी कि ये बात 1770s की है। कंपनी जो है अपना तो ट्रेड स्टार्ट कर चुका था। जब से उसको दीवानी मिली, दीवानी राइट मिलती है, ठीक है, 1765 में, उसके बाद उसने ट्रेड करना चालू कर दिया। लेकिन देखा यह गया कि भाई कंपनी कुछ वित्तीय संकट का सामना कर रही है, उसको कुछ फाइनेंशियल घाटे हो रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे भी स्थिति आ गई कि कंपनी के अधिकारियों के बीच अलग अलग भ्रष्टाचार देखने को मिलता, बहुत बड़े पैमानों पे भ्रष्टाचार हो रहा था। उसके बाद एक और ऐसा इंपॉर्टेंट इंसिडेंस होता है 1770 में, बंगाल के क्षेत्र में एक अकाल की समस्या आ जाती है और उस अकाल की वजह से लोगों का थोड़ा विरोध बढ़ जाता है और एक प्रकार से वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर के तौर पे देखा जाता है। तब जाकर के ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई हम लोग जो है ना इंडियन टेरिटरी, भारतीय कुछ क्षेत्र को ऐसा ना हो कि नियंत्रण खो दे। इसलिए ये मामला ब्रिटिश संसद ने कंपनियों के मामलों को विनियमित करने का निर्णय लिया। यानी कि हम लोग कुछ जो वहां पे ब्रिटिश संसद है, हम लोग कुछ रेगुलेट करते हैं या विनियमित करते हैं कंपनी को, ताकि ये सब चीजें न झेलना पड़े। इसलिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के में कुछ मेन मेन फीचर आते हैं। ठीक है, अब उसको हम लोग डिटेल में उसको स्टडी करते हैं। अब ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक पॉइंट जो है आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है, उसका पीडीएफ में एक टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया है अभी हाल ही में, तो उस टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो के नीचे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा वहां। क्योंकि हर एक एक पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किया है ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। तो सबसे तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इंट्रोड्यूस किया गया आपका कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी जो पहले बंगाल के गवर्नर थे उनका पोस्ट का नाम बदल करके कर दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, और इस कड़ी में देखा गया कि वॉरेन हेस्टिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लगिए। वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर थे बंगाल को, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी सबसे तो पहला ये उसमें फीचर ऐड किया गया, उस एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया कि पहले गवर्नर जो हुआ करते थे बंगाल के, अब गवर्नर ना होकर के उनको अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और उस कड़ी में वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और उन्हें 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और यह भी प्रावधान किया जाता है कि उनके हेल्प के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाए। ठीक है, किसके हेल्प के लिए? तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको हेल्प करने के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर में हेल्प करने के लिए 4 सदस्यीय एक टीम बनाया जाए। ठीक है, और यहां से एक प्रकार से हमको देखने को मिलता है केंद्रीकरण, प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है।
केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट के इस प्रावधान से हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब क्या किया गया, दूसरा जो मेन इसमें प्रोविजन ऐड किया गया कि सबऑर्डिनेशन ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी जो बॉम्बे और मद्रास के राज्यपालों को युद्ध और कूटनीति के मामलों में बंगाल के अधीन बना दिया गया। यानी कि उस समय मेनली तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक तो बंगाल थी, एक थी बॉम्बे और एक मद्रास। तो जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो इन जो बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसकी पावर को थोड़ा कम करके और क्या बना दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। यानी कि अगर कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने थे, इन दोनों प्रेसिडेंसी यानी बॉम्बे और मद्रास को बंगाल से पूछना पड़ता था, उनकी एडवाइस लेनी पड़ती थी और यहां तक कि उनकी परमिशन की भी आवश्यकता होती थी। और इस प्रकार देखा गया कि बंगाल जो है एक सत्ता का केंद्र बन गया। ओके, उसके बाद 1774 में क्या होता है कि ये सब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1774 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है कलकत्ता, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान याद रखने की है। और इसमें क्या किया जाता है कि उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस, यानी एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस की नियुक्ति की जाती, यानी टोटल कितने मेंबर हो गए, 4। तो जो स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1774 ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, जिसमें 4 जजेज मिलकर का नियुक्ति किया जाता है, जिस 4 जजेज में एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 जज होते हैं। और सर इलिजाह इम्पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस इसको रट लेना है। सर इलिजाह इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, यानी जो 4 सदस्यीय जज थे उनका, उसमें जो एक चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर इलिजाह इम्पे, उनको फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और यहीं पे हमको मिलता है द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम, यानी मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत हमको रेगुलेटिंग एक्ट के इस प्रावधान से देखने को मिलता है। ओके, फिर उसके बाद जो अगला इसमें इंपॉर्टेंट प्रावधान था, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस अधिनियम ने कंपनी को ब्रिटिश सरकार के आंशिक नियंत्रण में रखा। यानी कि एक प्रकार से कंपनी तो वहां पे इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, क्योंकि अभी कंपनी रूल ही था, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक्ट ने, जैसे हमने पहले देखा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता देखने को मिला कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हो रहे थे बंगाल के क्षेत्र में, बहुत ही बड़ा अकाल 1770 में देखने को मिला। तो उस समय, तो उससे पहले तो ब्रिटिश कोई रेगुलेट नहीं करता था, लेकिन एक प्रकार से इसको ला करके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक प्रकार से कंट्रोल जो है स्थापित किया ऑन विच द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो एक प्रकार से आंशिक नियंत्रण में रखा। उसके बाद कंपनी के निर्देशकों को ब्रिटिश सरकार के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो ये भी एक लाने का, ये भी एक हमने देखा कि क्यों लाया गया। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो वहां कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उनको देखा गया कि करप्शन बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे थे, इसलिए राजस्व, नागरिक और जो भी सैन्य मामले की रिपोर्ट थी, उनको निर्देशन कंपनी के डायरेक्टर्स को बोला गया कि भाई आपको इस मामले को रिपोर्ट करना होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। और तब से जो है पार्लियामेंट स्टार्टेड सुपरवाइजिंग कंपनी रूल, यानी कंपनी रूल को एक प्रकार से आंशिक नियंत्रण, आंशिक सुपरवाइजिंग जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तब से रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे हमने करप्शन की बात की, तो कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया, जिससे और उनको रिश्वत या उपहार स्वीकार करने से भी मना किया गया। तो एक प्रकार से प्रोहिबिशन किया गया और करप्शन को रोक लगाने में इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की। अब क्योंकि ये एक्ट में जितने इंपॉर्टेंट प्रावधान था हमने पढ़ लिया, तो एक हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ये भी देख लेंगे, अच्छा इस एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या होगा।
कि अगर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा इसमें, तो वैसे ही मैं हर चीज में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो वाई वॉज इट पास, ये क्यों पास किया गया, तो हमने ये देखा। उसके बाद उसके बारे में हम लोग मेन फीचर पढ़ेंगे। और मेन फीचर करने के बाद, अच्छा इसका लाने का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, इस लाने से क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या फायदा देखने को मिला। तो सबसे पहले तो एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट फॉर इंडिया, यानी इंडिया के लिए एक पहली बार रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट देखने को मिला। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले हमको रिटेन डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कब ऑब्जर्व करने को मिलता है, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1773 में, ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्रकार से फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। ओके। उसके बाद फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट एसर्टेड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पहली बार जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट हस्तक्षेप किया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन में पहला हस्तक्षेप ये देखने को मिला। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन का एक तरीके से यहां से विकास देखने को मिलता है, फाउंडेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ था, तो यहां से हमको द बिगिनिंग ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, यानी कि यहां से एक प्रकार से न्यायपालिका की शुरुआत भारत में देखने को मिलता है। तो ये तीन चार चीज इसके इंपॉर्टेंस में हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके। तो ये हमारा पहला था रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। अब अच्छा, अगला एक्ट क्यों आया होगा बहुत सारा, अब कुछ ना कुछ कमी दिखने को मिला। अब जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लाया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो देखा होगा कि भाई एक्ट लाने के बाद भी कुछ कमी देखने को मिल रही है कंपनी के रूल में, कंपनी के डायरेक्टर में, कुछ कुछ उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो कुछ सही नहीं चल रहा। तो फिर कुछ रिफॉर्म आना होगा। तो फिर रिफॉर्म लाने के लिए वो लोग क्या करते थे ब्रिटिशर्स, कि पार्लियामेंट में एक एक्ट के द्वारा रिफॉर्म लाते थे। तो ये ब्रिटिशर्स में एक अच्छी बात ये देखने को मिलती थी कि ये कोई भी एक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते थे, और फिर उस पर वोटिंग करके, और फिर ये एक्ट वहां से पार्लियामेंट से पास करके ही फिर यहाँ पे इम्पोज करते थे। ऐसे नहीं कि अपने डिस्क्रिशनरी पावर या मन से जो भी कर दिए, वो एक्ट को पार्लियामेंट में प्रॉपर इंट्रोड्यूस करते थे, और देन उनको पे वोटिंग करा के, और फिर उस एक्ट को, फिर उस बिल को पास करा के फिर एक्ट बनता था, और तब जाकर के ये इंट्रोड्यूस होता था। तो क्योंकि भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था, कि और बेहतर तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर बेहतर रूप से भारत में स्पेशली नियंत्रण स्थापित किया जा सके, तो इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये देखा गया कि गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। हमने लास्ट में देखा रेगुलेटिंग एक्ट में कि वॉरेन हेस्टिंग्स को पहले क्या बनाया गया, पहले गवर्नर जो पोस्ट था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया है, वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया। और उनको कितने मेंबर का हेल्प दिया गया था, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 4 सदस्य थे, एक परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। अब उस परिषद में 4 मेंबर थे, जो अभी हमने देखा पहले में रेगुलेटिंग एक्ट में। अब ये देखा गया कि ये 4 सदस्य जो थे और गवर्नर जनरल में एक प्रकार से संघर्ष देखने को मिला, आपस में थोड़ी मतभेद देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और जो कार्यपालिका है उसके बीच भी संघर्ष देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कमजोर होने लगा। और इसको देखते हुए फिर कुछ कुछ चेंज करने को बाध्य हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट, और तब जाकर के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले डुअल कंट्रोल की बात की गई। अब हमने पढ़ लिया क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसके मेन फीचर के बारे में, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है, क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे। अब उस प्रोविजंस में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला तो है डुअल कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब डुअल कंट्रोल क्या था, तो डुअल कंट्रोल में क्या किया गया कि 2 पोस्ट का गठन किया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ऑफिशियल रहेंगे, और दूसरा बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉडी के सदस्य रहेंगे। क्लियर हुआ। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल कंट्रोल, ताकि जो आपस में एक प्रकार से समन्वय स्थापित नहीं हो रहा था, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, आपस, जैसे हमने देखा उसका कारण वही था
कि संघर्ष बढ़ रहा था, पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ चेंजेस किया गया और मेन चेंजेस डुअल कंट्रोल यानी एक प्रकार का डुअल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया और इसमें दो अथॉरिटी बनाई गई। तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कंपनी ऑफिशियल्स होंगे जो मैनेज करेंगे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, यानी कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंटल बॉडी था, एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही मेंबर उसमें रह सकते थे। उनका काम था कि पॉलिटिकल जो जितने भी अफेयर्स थे उनको कंट्रोल करना, उसके बाद सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीजों को सुपरवाइज करना। यानी कि ये जो चीजें थी अब कंपनी के ऑफिशियल से छीन करके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल के पास चली गई थी। ठीक है, तो ये बताता है कि द अल्टीमेट पावर शिफ्टेड टू ब्रिटिश, यानी कि मेन मेन जितने भी जैसे सिविल डिपार्टमेंट मेन हो गया, आपका मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू मेन हो गया, ये सब कंपनी से छीन करके और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बॉडी थे उसको ये चीजें उनको दे गई गई थी। इसलिए एक अल्टीमेट पावर शिफ्टिंग देखने को मिला कंपनी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था ये 6 मेंबर उसमें सदस्य थे, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें 6 मेंबर थे। इंक्लूडेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य के जो सचिव होते थे एंड द काउंसिलर ऑफ द एक्सचेकर। ठीक है, तो पहले तो 6 मेंबर, एक मेंबर आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा था काउंसलर ऑफ एक्सचेकर, एक्सचेकर का काउंसलर। उस समय पता है क्या, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होते थे ना उसको एक्सचेकर कहा जाता था। यानी जैसे अभी हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही उस टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको एक्सचेकर बोला जाता था। तो उनके जो चांसलर थे उसको भी इस ग्रुप में ऐड किया गया था। और ये क्या था कि ये जो 6 मेंबर का ये जो बोर्ड बनाया गया था ये कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते थे। किसको? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें कंपनी के ऑफिशियल थे और उनको बाध्य था कि इनको मानना ही पड़ेगा। तो ये क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो गई। तो पहला तो डुअल गवर्नमेंट की बात हुई थी मेन फीचर में, यानी मेन प्रोविजन जो डाला गया पिट्स इंडिया एक्ट में। दूसरा पॉइंट देखे तो रिडक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी गवर्नर जनरल की परिषद में 4 जो थे ना उसको घटाकर 3 कर दिया गया। होप आप लोगों को क्लियर होगा। जो वॉरेन हेस्टिंग्स वहां पे आपको रेगुलेटिंग एक्ट में 4 मेंबर की एक सदस्य परिषद बनाया गया था ना उसको घटा करके और 3 कर दिया। और इससे ये देखा गया कि एक प्रकार से जो इंटरनल संघर्ष चल रहा था आपस में मतभेद ये कुछ कम हो गए। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स को घटा दिया गया। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, ये भी देखने को मिला कि बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधिक स्पष्ट रूप से अधीनस्थ बना दिया गया। गवर्नर जनरल ने उन पर अधिक अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि जो उस एक्ट में एक प्रकार से अधीनस्थ बनाया गया था ना उनको भी और मजबूत किया गया और ज्यादा अधीनस्थ और ज्यादा जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर और ज्यादा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को और ज्यादा इंडल्ज कर दिया गया। यानी कि और जो बंगाल है और ज्यादा एक प्रकार से सेंट्रलाइज हो गया और उनके अधीन जो है बॉम्बे और मद्रास आ गए, यानी बंगाल और पावरफुल हो गया। फिर अगला हम लोग देखें अगला प्रोविजन क्या रखा गया, तो कंपनीज टेरिटरीज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन, यानी सबसे पहले पहली बार भारतीय क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल यूपीएससी इस पे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकती है। तो पहली बार जो है वर्ड यूज किया गया ब्रिटिश पोजीशन, यानी ब्रिटिश की संपत्ति। तो जितने भी भारतीय क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश की संपत्ति इसी एक्ट में घोषित किया गया और इससे ये साबित हुआ कि ब्रिटिश संपूर्णता का, यानी कि ब्रिटिश जो है अपनी सोवरेनिटी इंडिया पे इंपोज कर रही है। ठीक है, तो दिस शोड क्लियर ब्रिटिश सोवरेनिटी, यानी उस समय इंडिया की सोवरेनिटी जो है वो खत्म होकर के ब्रिटिश सोवरेनिटी वहां पे इंट्रोड्यूस होने लगी थी। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब क्योंकि इंपॉर्टेंस अब देख लेते हैं, हर के लास्ट में इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस तो ये हुआ कि सबसे पहले एक डुअल कंट्रोल सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। डुअल कंट्रोल सिस्टम अभी हमने देखा। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के अधिकार में वृद्धि हुई, कंपनी की राजनीतिक स्वतंत्रता को एक प्रकार से बहुत ही कम कर दिया गया
केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया गया, यानी सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रांग किया गया। वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर क्रिएट किया गया, और कमर्शियल और पॉलिटिकल, और फिर जाकर के यानी कमर्शियल सिर्फ और सिर्फ कंपनी, उनको पॉलिटिकल वर्क से बाहर रखा गया, और वही हमने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ठीक है, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब ये भी कहीं ना कहीं कुछ पिट्स इंडिया एक्ट के कमी को ही उजागर करने के लिए ये एक्ट लाया गया होगा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 3 आपके हर चार्टर एक्ट में 20 साल की क्या होती थी, एक नवीकरणीय की आवश्यकता होती थी। ठीक है, यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक प्रमुख संवैधानिक कानून था, जिसको लाया गया था कि और प्रशासन को पुनर्गठित किया जा सकते। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे ही सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता। तो आप लोग को याद क्या रखना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट 1833 के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक तो कारण था कि हर 20 साल पे इसको नवीकरणीकरण करना था। ठीक है, यानी कि रिवाइज करना था, और उसके पहले देखना था कि कुछ कमी तो नहीं है, तो हर 20 साल में एक तरीके से अपडेट करना था। तो ये जरूरी बन गया कि भाई हर 20 साल में तो करना है, तो ये एक्ट लाना ही होगा। दूसरा ये था कि ब्रिटिश और अपना केंद्रीय नेतृत्व मजबूत करना चाहती थी, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद कंपनी ने ये देखा कि 1813 में के पहले अपना व्यापार एकाधिकार खो दिया था चीन में, तो ये भी चाहती थी कि कुछ ऐसे ला करके और भारत को पूरी तरीके से अपना प्रशासनिक उपनिवेश बना सके। तो क्योंकि अपना पहले अधिकार चीन पे व्यापार छोड़ के कर चुका था, तो क्योंकि उसका हर्जाना उसको चाहिए था, यानी कहां से फिर वो कमी को पूरा कर सके, तो और प्रशासनिक उपनिवेश कैसे इंडिया को बनाया जाए, इसलिए इस चार्टर एक्ट 1833 को फिर से लाया गया। ठीक है, अब इसका जो मेन प्रोविजन है वो प्रोविजन फिर हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस किया गया जो कंपनीज के कमर्शियल एक्टिविटीज थी उसको खत्म कर दी गई। चीन के साथ कंपनी का व्यापार समाप्त हो गया। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया, और उसी समाप्त होने की वजह से, क्योंकि अब कंपनीज को व्यापार करना है, प्रॉफिट आपको लेना ही है उतना, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि क्योंकि चीन के साथ व्यापार खत्म हो गया है, तो भाई हम लोग को और प्रशासनिक उपनिवेश बनाना होगा इंडिया को, और अच्छे तरह से उसको रूल करना होगा, तभी जाकर के उसका हम लोग भरपाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि कमर्शियल एक्टिविटीज को एंड कर दिया गया। उसके बाद कंपनी ने एक वाणिज्य निकाय बनाना बंद कर दिया, यानी कमर्शियल एक जो इंस्टीट्यूशन था उसको बंद कर दिया। यह युद्ध के रूप में एक प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गया, और यहां से जो है आपका कंप्लीटली सेपरेट ट्रेड फ्रॉम गवर्नेंस, यानी एक प्रकार से जो गवर्नेंस था और ट्रेड को एक लिमिट दे दिया गया, और यहां से कि भाई कंपनी के कि गवर्नेंस एक अलग चीज है, उसके बाद ट्रेड एक अलग चीज है। तो आपको गवर्नेंस पे अब कुछ नहीं करना है, उसके बाद से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना देखेगी, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पे फोकस करो। ठीक है, तो कंप्लीटली इस एक्ट में एक प्रकार से सेपरेशन देखने को मिलता है बिटवीन ट्रेड एंड गवर्नेंस। ठीक है, अगला पॉइंट था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, लेकिन इस जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, और इस कड़ी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और उन्हें पूरे ब्रिटिश भारत का अधिकार दे दिया गया। तो पहले जो बंगाल तक सीमित थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस समय सिर्फ और सिर्फ पोस्ट थी गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब उस पोस्ट को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे भारत का अधिकार दे दिया गया।
और इस सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण बना दिया गया। यानी अब इंडिया का एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करेगा और पूरा सत्ता का अधिकार जो है उसके पास ही रहेगा। यानी अब धीरे धीरे जो है कंपनी को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से साइडलाइन किया जा रहा। उसके बाद एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई। यानी बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्ति छीन ली गई और सभी विधायी अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल में निहित थे। भारत को एक केंद्रीकृत विधायिका मिली। यानी जो विधायिका जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे ना, लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की छीन ली गई और वो छीन करके एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर बनाई गई। ठीक है, और उसी को सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर किया गया। यानी कि जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन करके और एक सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर का गठन किया गया था। उसके बाद क्रिएशन ऑफ लॉ कमीशन का गठन किया गया और फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश तभी इसी आपका चार्टर एक्ट 1833 की देन है कि पहली बार लॉ कमीशन पिक्चर में आता है। और लॉर्ड मैकाले, आपने नाम सुना होगा, बिकम इट्स चेयरमैन। इस पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया जाता है? लॉर्ड मैकाले को। और वहीं जाकर के आपका जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ लाइक इंडियन पीनल कोड, बाद में जाकर के जितने भी ये प्रावधान इसमें लाए गए थे ना लॉर्ड मैकाले के जो अंडर में ये लॉ कमीशन में, ये आगे चल के ना ये एक प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो बाद में आकर के आपका इंडियन पीनल कोड बनता है। तो जो आईपीसी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये लॉर्ड मैकाले की देन है। और एक तरीके से चार्टर एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लॉ कमीशन जो एस्टैब्लिश किया गया था उसी के प्रावधान जो है हमको इंडियन पीनल कोड में देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान ये था कि जो सिविल सर्विस था ना वो ओपन कंपटीशन रख दिया गया। यानी सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए उसमें ये अधिनियम में ये कहा गया कि भारतीयों को धर्म, नस्ल, जाति या अन्य स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराना जी। ठीक है, यानी कि अगर आप सबको सरकारी नौकरी करना है, स्पेशली अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान, ये सब इस प्रावधान में बोला गया कि नहीं, ये सब इस आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं आपको किया जाना चाहिए। हालांकि इसके ठीक लागू नहीं किया गया था लेकिन एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। लेकिन क्योंकि सिविल सर्विसेज को देखिए, ब्रिटिशर्स है ना, जो आम लोग थे या ब्रिटिशर्स के बहुत ऐसे ऑफिशियल्स भी थे बड़े बड़े जो कुछ तो चाहते थे कि नहीं सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म हो तो कुछ इंडियन भी इसमें आए। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे ना जो यानी लार्ज अमाउंट में चाहते थे कि नहीं सिविल सर्विसेज में इंडियंस का इंट्रोडक्शन न किया जा सके, उनको शामिल न किया जाए। इसलिए ये अनाउंसमेंट तो हुआ था लेकिन ये ठीक से लागू नहीं हो पाया था क्योंकि विरोध चालू हो गई थी आपस में जो बड़े बड़े उसके ऑफिशियल्स थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्टर एक्ट 1833 में ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस तो सबसे बड़ी ये चीज है कि कंपनीज को ट्रेड टू रूलर एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। ठीक है, उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये अगर आप देखोगे ना सब एक्ट में एक जो इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइजेशन के लिए ना हर एक्ट में आपका कदम उठाया गया कि कैसे जो भारत का प्रशासन है और ज्यादा उस पर सेंट्रलाइज किया जा सके और ज्यादा ब्रिटिश का आधिपत्य स्थापित किया जा सके और कैसे उसको अंडर लाया जा सके इंडिया को अंडर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब करने के लिए हम देखेंगे हर एक्ट में कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा बल दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया गया। इंडियन लॉज जो आज हम लोग इंडिया आईपीसी इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन किया गया। और उसके बाद एक लीड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम। तो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम का कैसे एक फाउंडेशन की बात हो रही है कि जो बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के लेजिस्लेटिव, जैसा हमने यहां पे पढ़ा कि जो विधायी शक्तियां थी यानी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो छीन ली गई और एक सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई थी। तो यहीं से है एक प्रकार से मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम की नींव रखी गई। ठीक है, अब उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1853 की बात होगी। अब हर 20 साल पे क्योंकि चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो 33 के बाद 20 साल आपका 53 हुआ तो चार्टर एक्ट फिर से इंट्रोड्यूस करना ही था। ठीक है,
अब क्यों पास किया गया, तो चलिए ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण की आवश्यकता थी। ठीक है, हर 20 साल पे नवीनीकरण की आवश्यकता तो पड़ी रही थी, तो सबसे बड़ा चीज तो यही था। दूसरी बड़ी चीज थी कि प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता थी। करेक्ट, जैसे हमने बोला कि ये एक प्रकार से ये पॉइंट आपके हर एक्ट में आने वाला है कि प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता, प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता। ठीक है, कि इंडिया को कैसे और बेहतर तरीके से और अपने अधीन लाया जाए, तो इसके लिए हर एक्ट में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद अधिक दक्षता और बेहतर शासन की मांग उठी कि भाई कैसे और हम लोग बेटर वे में शासन कर सकते हैं, उसकी मांग उठी। तो कुछ बोला गया कि अच्छा ठीक है, इस एक्ट में हम लोग कुछ प्रावधान करते हैं। पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत इस अधिनियम ने कंपनी के नियम के लिए कोई समय सीमा तय तय नहीं की थी। ठीक है, यानी जो पिछले चार्टर अधिनियम था ना, इस अधिनियम में कंपनी ने नियम के लिए कोई, पिछले में एक डेडलाइन दिया जाता था, लेकिन इसमें कोई सीमित नहीं रखेगी। अब इसमें मेन फीचर देखते हैं हम लोग कि जो चार्टर एक्ट 1853 जो है, उसके मेन प्रोविजंस क्या क्या डाले गए थे। उस प्रोविजन की बात करें तो सबसे पहले तो था कि सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी पहली बार गवर्नर जनरल का जो परिषद था, जो अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले 4 था, फिर उसके बाद 3 किया गया। ठीक है, अब तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट ही बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अब जरूरत ये पड़ी कि नहीं भाई, इस परिषद में ना हमको डिफरेंस करना होगा, यानी अंतर देखना होगा, और उसको जो है पहली बार 2 कार्यों में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया कि भाई विधायी कार्य अलग होंगे और कार्यकारी काल अलग होंगे, यानी लेजिस्लेटिव वर्क आपका अलग होगा और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग होंगे। और पहली बार हमको ये देखने को मिला कि जो गवर्नर जनरल का परिषद जो एक साथ मिलकर के था, वो 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। एंड द टू main parts that has been separated, that is legislative functions and executive function किया गया। अब उसके लिए एक अलग से विधान परिषद बनाई गई। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट में बांट दिया गया था, और इसने एक तरह की संसदीय शैली की विधायी प्रक्रिया की। और यही हमको देखने को मिलता है कि एक प्रकार से ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है ना, आने वाले समय में इसने एक विधायी प्रक्रिया की नींव रखी। जो आज हम लोग संसदीय शैली की बात करते हैं ना, विधायिका कार्यपालिका, इसने एक नींव रखी, क्योंकि 2 अलग अलग परिषद को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, एक तो विधायी में और एक कार्यकारी में। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए थे, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपैंड किया गया, और 6 एडिशनल मेंबर्स वेर एडेड फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज। यानी जो विधायी का, जो विधायी परिषद था, जो विधायी कार्यकारी, सॉरी, जो विधायी फंक्शन था, विधायी परिषद था, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या बढ़ा करके कितना कर दी गई, 6 और बढ़ा दिया गया उसमें। और लेजिस्लेटिव पर्पज यानी कि विधायी काम कर सके, और वह एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन करने लगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसका, गवर्नर जनरल का, तो उसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई और एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में ये काम करता था। यानी कि सब जो है ये परिषद आपस में मिलकर के और कोई भी फैसला इंडिया के रिगार्डिंग लेते थे, तो ये एक मिनी संसद के रूप में भी काम करने लगा उसके बाद से। और यहीं से एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी प्रतिनिधि संस्थानों की यहां पे बिगिनिंग देखने को मिलता है, लेड द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तीसरा देखें तो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एक प्रकार से इसने ओपन कंपटीशन रखा। अब ये इस अधिनियम में कहा गया कि सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की जाएगी, जिसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर गए। बाद में मैकाले समिति की सिफारिश के आधार पर इन प्रणाली को लागू किया गया था। यह आधुनिक सिविल सेवाओं की नींव बन गई। जो आज में सिविल सेवा की एग्जाम होती है, ये कहीं ना कहीं जो चार्टर एक्ट 1853 और मेनली स्पेशली बात करें जो मैकाले समिति बनी थी, उस मैकाले समिति की देन है जो आज हम लोग सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे पाते हैं। तो ये आधुनिक सिविल सेवाओं की नींव रखी गई थी। किस तरह से कि खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं, यानी कि एक प्रकार से ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विस।
नो फिक्स पीरियड फॉर कंपनी रूल। इससे पहले चार्टर अधिनियम को हर 20 साल में नवीकृत किया जाता था, लेकिन 1853 के अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। जैसे हमने आवश्यकता भी देखा, वाई इट वाज पास्ड, ये क्यों पास हुआ था, तो इसमें यह भी लिखा गया था, जैसे हमने पढ़ा कि इस अधिनियम ने कंपनी के नियम को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। तो एक मेन प्रोविजन था कि चार्टर एक्ट में ये बोला हर 20 साल में आपको अपडेट करना है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन पहली बार जो है 1853 में इस प्रावधान को हटा दिया गया, और इससे ये संकेत मिला कि संसद कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। यानी कि जो 20 साल वाला टारगेट था उसको तो खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये उभर करके आया कि कंपनी पूरी तरह से रेडी है कि भाई अब आप लोगों को शासन से हटाया जाएगा, अब आप लोग, एक तरह से क्लियर इंडिकेशन मिल चुका था। उसके बाद एक सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल की गठन की है। तो गवर्नर जनरल को कुछ अस्थायी जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया गया था और बंगाल को एक अलग राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया। क्योंकि पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो ये देखा, क्योंकि उस समय अगर हम लोग देखें ना, तो पावर सेंटर क्या था, पावर सेंटर की बात करें तो पावर सेंटर थी बंगाल। उसके लिए ये सब चीजें थी, क्योंकि एक अलग सेपरेट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और खास बात ये थी कि मद्रास प्रेसिडेंसी और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उनके भी बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स थे, ये सब उनके अंडर में ही थे। अब क्योंकि जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो उनपे देखा गया कि एक बहुत ही लोड होने लगा, लोड बढ़ने लगा, वर्कलोड होने बढ़ने लगा। और क्योंकि बंगाल एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, तो एक जरूरत आन पड़ी कि भाई एक हमको एक अलग सेपरेट गवर्नर देना होगा, ताकि क्या हो सके, अलग से बंगाल को हम लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर सके, मतलब अच्छे से उसको हम लोग बोल सके, तो डेली बेसिस पे चीजें हैं उसको अलग से प्रोग्रेस बढ़िया से कर सके। तो इसलिए एक अलग से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल के लिए, एक राज्यपाल को, बंगाल का राज्यपाल अलग से एक नियुक्त किया गया, यानी अलग से एक पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853। समझ में आया? क्योंकि लोड बढ़ गया था और बंगाल तो था आपका वो पावर सेंटर था, तो उसके लिए जरूरी पड़ा कि अलग से एक राज्यपाल का पोस्ट क्रिएट किया जाए। अब इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस में क्या था कि क्राउन से पहले अंतिम चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि 1857 में क्रांति होती है और उसके बाद कंपनी रूल खत्म हो जाती है, और फिर 1858 से क्या है कि आपका क्राउन रूल स्टार्ट होता है। तो इंपॉर्टेंस इसका क्या बन जाता है कि क्राउन शासन से पहले ना ये अंतिम चार्टर अधिनियम था, और हमने एक्ट भी पढ़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स प्लान कर चुके थे, जो क्राउन थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट प्लान कर चुकी थी कि अब कंपनी से ये शासन हो नहीं पाएगा। इसलिए इसमें जो पहले 20 साल का डेडलाइन होता था कि हर 20 साल में आपको अपडेट करना है, ये प्रावधान भी हटाया जा चुका था। यानी कि ये चीजें पहले से प्लानिंग हो चुकी थी, और 1857 एक प्रकार से ट्रिगर पॉइंट होता है कि भाई कंपनी का रूल अब खत्म किया जाए, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है। सिविल सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो गई, जैसे हमने देखा। उसके बाद विधायी और कार्यकाली दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कार्य थे उसको अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद शासन के संसदीय स्वरूप को भी एक प्रकार से मजबूत किया गया, और भारत सरकार अधिनियम 1858 के लिए आधार तैयार, इसी में चार्टर एक्ट 1853 में एक प्रकार से आधार, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि कंपनी रूल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोल मनी मूड बना चुकी थी कि भाई अब इसको हटाना है कंपनी को, इसलिए 20 साल वाला रिन्यूअल वाली चीज नहीं आई थी, ठीक है। तो इसलिए एक प्रकार से उसने आधार भी तैयार कर दिया। अब आता है, अब हमने कहां से शुरू की थी, 1773 से 73 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत किया था, और कहां तक हम लोग पहुंचे थे, 1853 के चार्टर, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि क्या होता है कि ये कंपनी रूल है, कंपनी रूल हमने स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी रूल चलता है, तो कंपनी रूल अब खत्म हो जाती है। अब किसका
एंट्री होती है, अब एंट्री होती है द क्राउन रूल, और ये हमको देखने को मिलेगा 1858 से लेकर के और 1947, यानी जब तक हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता क्राउन का रूल रहेगा इंडिया पे। और फिर अब क्राउन जो है जितने भी सारी चीजें एक्ट लाएगा कि कैसे हम लोग इंडिया में प्रशासन में हस्तक्षेप कर सके, प्रशासनिक कार्य में इंटरफेयर कर सके और कैसे इंडिया को प्रशासनिक तौर पे रूल कर सके। ठीक है, तो कंपनी रूल क्या था? कंपनी रूल था कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो 1858 से लेकर के और 1947 तक की अवधि को क्राउन रूल के रूप में जाना जाता है। यह समय के दौरान भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन किया गया था, यानी भारतीय जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको टोटली बाहर कर दिया गया पिक्चर से और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन चालू कर दिया गया। यह नॉर्मली यह चरण जो है 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ और जाकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता के साथ समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग उसमें जो है फिर क्राउन रूल में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1858 को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता। ठीक है, अब भारत सरकार अधिनियम 1858 किसका परिणाम था? तो यह परिणाम था 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक संवैधानिक कानून था। तो मेन कारण क्या था 1857 का विद्रोह? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित कर दिया गया, कंपनी से सत्ता छीन करके और सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई। अच्छा, इसके कारण क्या थे? तो इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण तो जैसे हमने डिस्कस किया द रिवोल्ट ऑफ 1857, और इससे बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सपोज हुई कि सबसे पहले तो ये एक्सपोज हुई कि भाई जितना ये सब चीजें हम लोग बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से फेल हो गया। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर कंपनी को देखने को मिली तो ये इंट्रोड्यूस करके और सिंपल और उसको आउटलाइन ही कर दिया गया कि भाई अब तुम ईस्ट इंडिया कंपनी का तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो उसने एक प्रकार से जो 1857 का विद्रोह हुआ उसने जो कंपनीज थे उसको बहुत सारी चीजें एक्सपोज की, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर को एक्सपोज किया, मिलिट्री वीकनेस, यानी ब्रिटिश संसद ने यह भी देखा कि भाई कंपनी के पास जो है ना मिलिट्री बहुत सारा वीकनेसेस है। अब कंपनी के बॉस की बात ली है इंडिया में रूल करना, तो ये भी एक प्रकार से एक्सपोज हुआ। दूसरा था पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन, यानी कुछ आपका एक तरीके से पॉलिटिकल मैनर में डिससेटिस्फैक्शन, लोग असहमत भी थे कंपनीज को लेकर कि भाई कंपनीज के बस की बात नहीं है। फिर जनता की नाराजगी भी थी, उसको लेकर भी ये चीजें थी, और वहां से जाकर के और फिर ये सब चीजें एक साथ शामिल होती है और एक एग्रेशन होता है और तब जाकर के ब्रिटिश क्राउन पिक्चर में आती है और कंपनी का रूल यहां से गायब हो जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसके जो प्रोविजंस है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो यही था कि एंड ऑफ कंपनी रूल को समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन रूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, दूसरा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फॉर इंडिया हैज बीन क्रिएटेड, यानी एक इंडिया में पद क्रिएट किया जाता है। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का तो एक पोस्ट था ही, लेकिन और एक और पोस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम दिया जाता है राज्य सचिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब आने वाले लेक्चर्स में ना, आने वाले जो एक्ट है उसमें हम लोग बहुत बार इनका नाम सुनेंगे, इस पोस्ट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो क्या किया जाता है, एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एक नया पद बनाया जाता है और यह ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते हैं, यानी जो ब्रिटिश कैबिनेट थे उनके सदस्य होते हैं और उसी एक सदस्य में से किसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना करके और इंडिया में भेजा जाता है। और भारतीय परिषद द्वारा 15 सदस्यीय सहायता प्रदान की गई, भारतीय प्रशासन पर उनका पूरा नियंत्रण था और इनके हेल्प के लिए, इनके सहयोग के लिए एक 15 सदस्यीय सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई जाती है। किसके सहायता के लिए? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। उसके बाद इसी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉयसराय का नाम दिया जाता है। ठीक है,
यानी अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बदल करके वायसराय नाम कर दिया गया। मतलब ऐसे कुछ पावर उनका कुछ चीज नहीं हुआ, सिंपल और सिंपल क्या था कि जैसे ही क्राउन का रूल आता है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल करके और क्या रख दिया जाता है, भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहा जाएगा। और लैंड जो लॉर्ड कैनिन है, लॉर्ड कैनिन वो बनते हैं भारत के पहले वायसराय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम वायसराय। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट जो बनी थी, ठीक है, अगर आप लोग को याद हो तो डुअल गवर्नमेंट मैं स्लाइड दिखा देता हूं आप लोग को। डुअल गवर्नमेंट कब बनी थी? तो डुअल गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है, जिसमें डुअल गवर्नमेंट में आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था एक, और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इसको क्या है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है तो इस डुअल कंट्रोल या डुअल गवर्नमेंट जो था, डुअल गवर्नमेंट, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा शुरू की गई दोहरे नियंत्रण की प्रणाली को समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार सॉरी, अब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष और केंद्रीकृत नियंत्रण था। अब देखिए, ये डुअल कंट्रोल क्यों बनाया गया था? एक में तो कुछ कंपनीज के ऑफिशियल को रखे गए थे, और एक में ब्रिटिश के ऑफिशियल को। अब क्योंकि कंपनी तो पूरा साइडलाइन हो चुकी है, ठीक है, कंपनी को उससे कुछ मतलब तो है नहीं, तो अब पूरा नियंत्रण आ चुका है किसका? क्राउन का। तो इसलिए अब ये डुअल कंट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको टोटली एबॉलिश कर दिया जाता। उसके बाद सिविल सर्विसेज अंडर क्राउन, जो सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट था ना भारतीय, और तो जो जितने भी थे, जो जिसमें इंक्लूड सिविल मिलिट्री सर्विसेज, जितने भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आते थे, ये सब क्राउन के अंडर रख दिया गया। ठीक है, यानी कि अब जो है क्राउन का नियंत्रण यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज को क्राउन के अंडर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं हम, हर एक्ट के लास्ट में एक शॉर्ट में सिग्निफिकेंस देख रहा है। तो सिग्निफिकेंस तो सबसे बड़ी यही थी कि क्राउन रूल की शुरुआत होती है। एक प्रकार से कॉर्पोरेट उपनिवेशवाद, यानी कि कॉर्पोरेट कोलोनियलिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उपनिवेशवाद तो पहले से थी, यानी इंडिया को उपनिवेश बना तो रहा था कंपनी, लेकिन वो एक प्रकार से हम लोग किस टर्म को बोल सकते हैं? तो कॉर्पोरेट क्लोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म, यानी कॉर्पोरेट उपनिवेशवाद था, उसको समाप्त कर दिया गया और एक तरीके से टोटली ब्रिटिश उपनिवेशवाद को लागू कर दिया गया। यानी कि कंपनी अब इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें, सॉरी, कंपनी को निकाल करके, और पूरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश संसद है, अब पूरा इन्वॉल्व हो गई। और एक प्रकार से क्या हो गया आपका, कॉर्पोरेट उपनिवेशवाद को खत्म करके एक प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद जो एक प्रकार का इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो एस्टैब्लिश किया गया, यानी केंद्रीकृत शाही प्रशासन। शाही यानी कि इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्राउन का इंट्रोडक्शन होता है। और फिर आगे भविष्य में संवैधानिक सुधारों की नींव रखी गई, जो हम लोग आगे 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 में देखेंगे, उसकी एक प्रकार से इसमें नींव रखी गई। ठीक है, तो होप आप लोग को एक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 क्या बोलता है। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ लिया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858। अब 1858 में उसको किया गया, अब तीसरे साल इसकी आवश्यकता पड़ गई। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये देखने को मिला कि इसमें विधायी विकेंद्रीकरण और शुरुआत में शासन में कुछ सीमित भारतीय भागीदारी थी, इसको चिन्हित किया गया। यानी कि विधायी विकेंद्रीकरण की शुरुआत और शासन में सीमित भारतीय भागीदारी को देखते हुए इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी। और ये जरूरत किस के थ्रू आया? ये देखा गया कि अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता का एहसास हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि
अभी तक तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई भी इंडियन को अपने जो प्रशासन में ले नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको एहसास हुआ कि अगर हमको इंडिया में रह करके और इंडियंस के अगेंस्ट लड़ना है, ठीक है, तो उनकी स्ट्रैटेजी जानने के लिए हमको अपने प्रशासन में कुछ इंडियंस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तभी जाकर के उनकी सोच, यानी इंडियन की सोच, इंडियन की कैपेबिलिटीज, इंडिया कितने हद तक कैपेबल है, उनको जान सकते हैं। इसलिए जब उनको आवश्यकता दिखी, तो ऐसा ये मत सोचिएगा कि वो इंडिया के भलाई के बारे में सोच रहे थे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनको शासन करना था, उपनिवेशवाद बनाना था, कॉलोनी बनानी थी। तो कैसे हम लोग डिवाइड एंड रूल कर सके, यानी कि बी इंडियन में से ही कुछ को उठा करके कुछ पोस्ट दे देंगे और फिर उनके खिलाफ भड़काएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या क्या कैपेबिलिटीज है। तो इसी उद्देश्य से क्या है कि उन्होंने एक सत्ता का विकेंद्रीकरण और प्रशासन को और अधिक कुशल बनाने के लिए इंडियंस को क्या किया कि अब इंडियंस को भी शामिल किया जाए, और यही शामिल करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 इंट्रोड्यूस किया जाए। समझ में आया? चलिए, अब इसके प्रोविजन क्या थे? तो इसके मेन प्रोविजन थे एक्सपांशन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो जो पहले गवर्नर जनरल के काउंसिल्स थे, जिसमें और 6 ऐड किया गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, पहले 4 था, फिर 3, और फिर अलग एक्ट में 6 को और इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें क्या है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को विधायी उद्देश्यों के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। अब इस उद्देश्य में यह देखा गया कि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को नामित कर सकते थे। यानी कि अगर उनको लगा कि हमको कुछ प्रशासनिक कार्य करने में अगर कुछ डिफिकल्टीज हो रही है, तो वो अपने हेल्प के लिए 6 से 12 और लोगों को वो क्या है अपने परिषद में शामिल कर सकते थे। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रखा गया कि उसमें कुछ भारतीय भी हो सकते थे। और यही जो पहली बार था जब भारत को कानून बनाने से जुड़े थे, ठीक है। यानी सबसे पहले इसी एक्ट ने इंडियन को एक प्रकार से राइट दिया कि आप लोग भी गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप कार्यकारी परिषद में शामिल हैं तो कहीं ना कहीं कानून बनाने में भी आप लोग का जुड़ाव हो सकता है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 में ये प्रावधान डाला गया। दूसरा प्रावधान की बात करें तो एक प्रकार से इंडियन रिप्रेजेंटेशन की भी शुरुआत देखने को मिली, ठीक है। तो भारतीयों को नामित किया गया, ठीक है, पहली बार। और नामित निर्वाचित नहीं किया गया था, नामित किया गया था। भाई किसके द्वारा नामित किया जा सकता था? तो ये नामित कर सकते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके काउंसिल में। और सबसे पहले 2 लोग थे जिनको शामिल किया गया था। पहले तो बनारस के राजा थे, बनारस के राजा थे। और दूसरे जो थे वो थे आपके पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। तो ये 2 लोगों को जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में नामित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग, निर्वाचित नहीं किया गया था, नामित किया गया। और इसने विधायी प्रक्रिया में भारतीय भागीदारी की एक प्रकार से शुरुआत को चिन्हित भी किया, ठीक है, जैसे हमने अभी पहले देखा। उसके बाद रेस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू प्रोविंसेस। तो अगर हमने जैसे पीछे देखा कि कैसे बॉम्बे और जो मद्रास के विधायी शक्तियां थी ना, उसको छीन करके कहाँ कर दी गई थी? बंगाल के अधीन। लेकिन इसमें क्या किया गया कि नहीं, अब बंगाल को एक सेंटर बनाना सही नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि उनकी विधायी शक्तियां फिर से बहाल कर देनी चाहिए। और इस कड़ी में देखें तो बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जैसे अन्य प्रांत को भी विधान परिषद मिला। यानी कि विधायी शक्तियां 2 जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी से उनको लौटा दी गई। और बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि अगर हम लोग लार्जली बात करें तो उत्तर प्रदेश, ये सब के जो क्षेत्र थे ना, उसके बाद उधर नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे हम लोग, इधर तो पंजाब हो गया, ये सब जो जितने क्षेत्र थे ना, उसमें विधान परिषद की भी एक प्रकार से आपको एस्टैब्लिश किया गया। और इससे एक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी कि जो पहले एक्ट में हम लोग देखते थे कि ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, केंद्रीकरण करके हम लोग ज्यादा दिन तक रूल नहीं कर सकते, इसलिए हमको विकेंद्रीकरण करना होगा, डिसेंट्रलाइज यानी अलग अलग पावर स्थापित करके, और फिर कुछ इंडियन को इंट्रोड्यूस किया करना पड़ेगा, तभी जाकर के वहां पे चीजें हमारे पक्ष में चल सकती है।
नहीं तो जल्दी से विरोध देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर जनरल, जो ऑर्डिनेंस अभी हम लोग देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यहीं से देन मिली है। यानी कि अभी हम लोग अगर संविधान की बात करें तो प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे राज्यपाल के पास पावर रहती है कि वो कोई भी विषय पे अपना ऑर्डिनेंस पेश कर सकते हैं। तो उस समय यह था कि गवर्नर जनरल को आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि ऑर्डिनेंस किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अगर कुछ इमरजेंसी वाले सिचुएशन दिखते हैं तो गवर्नर जनरल क्या था, उस अध्यादेश को जारी कर सकता था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए वैध था। यह शक्ति अभी भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जैसे हमने बात की, 123 में संशोधित रूप में मौजूद है। यानी 123 में कुछ बदलाव के साथ। तो जब हम लोग ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट का पावर, राज्यपाल का पावर जब पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, तब हम लोग वहां पे डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी जो इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 में ऑर्डिनेंस का पावर गवर्नर जनरल को दिया गया, आज जो हमारा भारत का संविधान है, कहीं ना कहीं उसी का एक तरीके से प्रारूप हमको उसकी छवि देखने को मिलती। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो सिस्टम प्रणाली को वैध किया। कार्यकाली परिषद के प्रत्येक सदस्य को, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रत्येक सदस्य को एक अलग अलग विभाग दिया गया या आधुनिक कैबिनेट प्रणाली की भी नींव रखी। यानी जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। यानी कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या, कि मान लीजिए कोई सरकार बनती है, ठीक है, सरकार बनी तो पहले शपथ हो जाता है कि अच्छा इतने लोग मंत्री बनेंगे। उसके बाद अलग अलग मंत्रालय में बांटा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग मंत्रालय में बांटा जाता है। उसके बाद किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, किसी को राज्य मंत्री, किसी को उप मंत्री, ये सब चीजें बनाया जाता है। यानी पोर्टफोलियो दिया जाता है। ठीक है, एक मंत्रालय, किसी को वित्त मंत्रालय दिया गया, किसी को गृह मंत्रालय दिया गया, किसी को कृषि मंत्रालय। तो ये पोर्टफोलियो यानी कि मंत्रालय देना, एक विशेष विभाग देना, यहीं से शुरुआत माना जाता है। ठीक है, यानी कि उस समय देखा गया कि अकेले शासन करना मुश्किल है, तो अलग अलग पोर्टफोलियो में जो है इसको बांटना जरूरी है, और यहीं से जो है ना एक कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी गई। ओके, ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। इसका सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस फिर हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की ओर एक पहला कदम था। यानी इसमें भारतीयों की सहभागिता की बात हुई, यानी इंडियंस को कैसे इसमें शामिल किया जाए उसकी बात हुई। उसके बाद एक प्रकार से विधायी विकेंद्रीकरण यानी लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब इसके कहने का मतलब क्या था, कि जो विधायी शक्तियां खो चुकी थी, स्पेशली बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को, उनको उनके बहाल कर दिया गया। उसके बाद अलग अलग विधान परिषद की गठन देखने को मिला। और विधान परिषद कहाँ, तो आपको बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जो फ्रंट प्रोविंस था, वहां पे देखने को मिला। उसके बाद शासन के साथ भारतीयों का जुड़ाव शुरू हुआ एक प्रकार से। ठीक है, और गवर्नर जनरल के कार्यकारी जो अधिकारी थे उनको और मजबूत किया गया। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हम लोग देख सकते। फिर बात आती है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, अब इसमें क्या था कि सबसे बड़ी बदलाव और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस एक्ट को लाने का, कि उस समय कांग्रेस बन चुकी थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी, एओ ह्यूम के द्वारा बनाया गया था, आप लोग को पता होगा। उसका गठन 1885 में हो चुका था। यानी कि एक प्रकार से 1857 के विद्रोह के बाद एक चिंगारी और एक नेशनल लेवल कमिटी टाइप, एक की सभी पूरे देश के लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए, ताकि हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई चीज कर सके, हम लोग रिफॉर्म करवा सके। तो एक नेशनल लेवल कांग्रेस का गठन किया गया, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। अब उसका गठन हो चुका था। अब क्योंकि गठन हो चुका था, तो एक तरह से ब्रिटिशर्स को अब लगने लगा कि नहीं, हमको कुछ ना कुछ और रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम लोग जो है लंबे समय तक अपने आप को रख सकते हैं। और क्योंकि कांग्रेस बन चुका था, और कांग्रेस एक बहुत ही देशव्यापी आंदोलन, और से जितने भी जुड़े हुए लोग थे कांग्रेस को एक
आपका आशा के रूप में आशावादी कि हाँ भाई ये कोई संगठन बना जो हमारी आवाज सुन सकता है, क्योंकि ये चीजें हो सकी थी तो अब ब्रिटिशर्स के लिए एक कुछ अलग एक्ट, कुछ अलग प्रावधान लाना आवश्यक हो गया था कि हम लोग फिर आगे का कैसे टैकल करें। इसलिए ये चीज जरूरी हो गई और फिर 1892 में फिर से ब्रिटिशर्स ने इंडियन काउंसिल एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो बात समझ में आई क्या कि इसके लाने का मेन कारण तो था कांग्रेस का गठन हो गया था। जो डिमांड क्या कर रही थी कांग्रेस की, भाई हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल में और मेंबरशिप मिले, ठीक है, और जगह मिले, उसके बाद और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो, उसके बाद राइट टू डिस्कस द बजट। जो बजट आप पेश कर रहे हो, सिर्फ आपने पहले दो मेंबर्स को उसका पार्ट रखा है, लेकिन हम लोग जो बजट है उस पर कम से कम डिस्कशन तो हो। लेकिन पहले ब्रिटिशर्स बजट पर डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये सब कांग्रेस के मांग को लेकर के, यानी उनके कांग्रेस के रिफॉर्म वाले मांग को लेकर के थोड़ा कंसर्न थे ब्रिटिशर्स, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस फोर्स टू ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस आपका काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1892, ठीक है, यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रहा है, ठीक है, और उस अवेयरनेस को कम करने के लिए यानी रिफॉर्म लाने के लिए फिर इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो बैकग्राउंड आपने समझा। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो समझ लेते हैं, क्या क्या प्रोविजंस लाया गया था इन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो सबसे पहले तो ये लाया गया कि जो कांग्रेस का डिमांड चल रहा था कि एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाओ भाई, तो जो उस समय केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है। अधिक गैर आधिकारिक सदस्यों, जिसमें अब भारतीयों को भी जोड़ा गया, हालांकि आधिकारिक सदस्यों के पास अभी भी बहुमत था। कहने का मतलब क्या था कि सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रिफॉर्म देखने को मिला। दूसरा ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव की बातें यहां पे की गई। तो ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इलेक्शन था। तो जो कांग्रेस वाले थे बोले चलो कम से कम अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, लेकिन एक फाउंडेशन तो रखा कि आने वाले टाइम में एक इलेक्शन होगा जो प्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इस एक्ट में लाया गया था, यानी इसमें इलेक्शन की बात की गई थी। तो ये वर्ड जो है इलेक्शन, उसमें यूज तो नहीं किया गया था, बस मेंबर वे नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ इनके। देखिए वहां पे जो एक्ट आया था इंडियन काउंसिल ऑफ 1892, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात हो गई, ठीक है। जो हम लोग मान सकते थे कि एक इलेक्शन के तरफ बढ़ने का एक पहला स्टेप था। हालांकि इलेक्शन टर्म का उपयोग उसमें नहीं किया गया था, रादर ये बोला गया था कि ये जो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है ना, हम लोग उस कहां से रिकमेंडेशन या नॉमिनेट करेंगे, बेस्ड ऑन आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और यूनिवर्सिटीज, ये चार जगहों से जो है हम लोग मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। कहां पे कौन से मेंबर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाने की बात हो रही। बात समझ में आ रहा क्या। और बढ़ी भी थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा बहुमत था। और वो कहां से नॉमिनेटेड करने की बात हो रही थी, तो नॉमिनेटेड इलेक्शन से नहीं होने की बात हो रही थी, नॉमिनेटेड हो रही थी कि भाई जो प्रोविंशियल, जो प्रांतीय विधायी काउंसिल है, विधान परिषद है, वहां से हम लोग उठाएंगे, म्युनिसिपैलिटी से लेंगे, वहां से नॉमिनेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनी है वहां से हम लोग नॉमिनेट करेंगे, और यूनिवर्सिटीज यहां से हम लोग करेंगे। और यही हम लोग है, यही आगे चल के एक इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया का शुरुआती दौर देखा जाता है, एक बिगिनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, यानी अब भारत में चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहां से देखने को मिलता है। यानी कम से कम यहां से मेंबर्स नॉमिनेट तो हुए, और आगे जाकर के क्या होंगे कि यही सबसे मेंबर्स जो है, जो इलेक्शन में खड़े होंगे, यहाँ के लोग उनको वोट करेंगे, और एक तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया इवॉल्व होगा। बात समझ में आई क्या। कैसे, देखिए ये कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होकर के, और आज हमारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट जो संविधान है, ये हमको उसके नए प्रारूप में सेम देखने को मिलता है। उसके बाद राइट टू डिस्कस बजट, जैसे हमने पहले देखा कि कांग्रेस अपोज कर रही थी कि भाई बजट तो आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन कम से कम डिस्कशन का तो राइट दो। तो मेंबर्स वेर अलाउड टू डिस्कस एनुअल, यानी पहली बार मेंबर्स को परमिशन दिया गया कि आप बजट पे डिस्कस कर सकते हो।
आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखा गया कि भाई आप वोट नहीं कर सकते हो, कोई अमेंडमेंट मूव नहीं कर सकते हो, यानी कि आप डिस्कस कर लो, कोई आप नया प्रावधान ऐड करने की बोलो तो अगर इंडियन कोई प्रावधान बोल रहे हैं ऐड करने को, बिल्कुल आपको कोई हक नहीं है। उसके बाद डिमांड कट मोशन, यानी बजट में कुछ कुछ कट करने की बात हो, वो भी आप नहीं कर सकते। यानी कि एक राइट टू डिस्कस तो किया गया, लेकिन वो राइट क्या दिया गया, लिमिटेड, यानी कुछ काम का वो अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन एक तरफ कम से कम एक डिस्कशन का तो राइट दिया गया, लेकिन ये सब पावर सीमित कर दी गई। उसके बाद लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर की बात हो गई। मेंबर्स कुड आस्क क्वेश्चन उस प्रायर नोटिस, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर को थोड़ा लिमिट कर दिया गया, यानी मेंबर अब क्वेश्चन थोड़ा पूछ सकते थे, लेकिन उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन क्या था, यानी लिमिटेशंस भी रखती गई। और वो लिमिटेशंस क्या थी कि भाई आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। चलो एक तरफ तो कर दिया गया कि भाई लेजिस्लेटिव पावर दे गई, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले प्रायर नोटिस देना होगा। चलो क्वेश्चन पूछिए, लेकिन आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब मान लो एक आपने क्वेश्चन पूछा, वहां से कुछ जवाब आया, लेकिन फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसके रिगार्डिंग की, नहीं मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मुझे और डेटा, तो वैसा आप नहीं कर सकते थे। उसके बाद आपके पास रिजोल्यूशन का भी पावर नहीं दिया गया। तो ये सब चीजें एक प्रकार से लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर्स भी प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो अगर सिग्निफिकेंस की बात हम लोग कर ले फिर से, तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा कि पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन की कैसे बात हुई थी, तो हमने बोला ना कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, उसके बाद यूनिवर्सिटी से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से अलग अलग मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। तो चलो कैसे भी किया गया, इलेक्शन तो हुई एक प्रकार से, वो भले ही इनडायरेक्ट हुई, लेकिन पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपैंड किया गया, उसकी संख्या बढ़ाई गई, जैसा ही कांग्रेस का डिमांड था तो वो थोड़ा बढ़ाया गया, हालांकि अभी भी ब्रिटिशर्स की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद बजट डिस्कशन अलाउ किया गया, अभी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की ओर एक धीरे धीरे कदम ये देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स क्या था, ये आपका शोड ब्रिटिश रिस्पॉन्स टू ग्लोइंग नेशनलिज्म, यानी कांग्रेस के बनने के बाद ही एक प्रकार से नेशनलिज्म की लहर दौड़ गई इंडिया में, और उनको देखते हुए एक ब्रिटिश का रिस्पॉन्स था कि हम लोग इस बढ़ती हुई ग्रोइंग नेशनलिज्म को कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको उसको थोड़ा शांत करने के लिए ये प्रावधान इंट्रोड्यूस करना ही पड़े। फिर बात आती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम इसको बोलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 क्राउन रूल के दौरान एक प्रमुख संवैधानिक सुधार था, और इसे लोकप्रिय रूप में मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और उसी को क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब इसमें दो नाम आपको देखने को मिल रहा है, एक तो मॉर्ले और दूसरा मिंटो। तो मॉर्ले कौन थे, जॉन मॉर्ले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जैसे हमने पढ़ा ना कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था। ठीक है, पोस्ट कब क्रिएट किया गया था, जब क्राउन रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसमें एक नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, वो कौन सा पोस्ट था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कौन होता था, तो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था एक, और उसके बाद एक वॉयसराय होते थे। तो इसका भी उसी एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसका नाम बदल के रख दिया गया था वॉयसराय ऑफ इंडिया। तो ये दोनों के जो सरनेम थे मॉर्ले और मिंटो, इनके नाम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म रखा गया था। और इसने जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये पास क्यों हुआ, पास होने के पीछे तो बहुत बड़ा कारण था कि नेशनलिज्म अपने पीक पे था। ठीक है, नेशनलिज्म चारों तरफ पूरे बंगाल में फैला हुआ, हर जगह नेशनलिज्म का मतलब लहर ही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट भी हो चुका था। ठीक है,
यानी उस समय अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक आपका पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो ये जब दो बंगाल को दो भागों में बांटा गया तो बहुत ही व्यापक लेवल पे वहां पे मूवमेंट देखने को मिला, और उसी मूवमेंट को स्वदेशी मूवमेंट कहा गया। ठीक है। और क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, लोगों के बीच बहुत ही आक्रोश था, उसके बाद नेशनलिज्म पीक पे था, तो ये जरूरी था कि लोगों को कि कैसे भावनाओं को थोड़ा बांटा जाए, कैसे थोड़ा संतुष्ट किया जाए, इसलिए इस रिफॉर्म को लाया गया। उसके बाद डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर ग्रेटर, इंडियन नेशनल कांग्रेस को द्वारा अब रिप्रेजेंटेशन को, भाई हमको ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो ये भी कारण हो गया। उसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ब्रिटिश को जीतना था, तो ब्रिटिश का एक ही रूल था कि भाई डिवाइड एंड रूल कर सके, दो लोगों के बीच डिवाइड कर दे तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति कम हो जाएगी और हम लोग जो है विनर उभर के सामने आएंगे। तो उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो आप लोग को पता होगा। तो ये मेन चीज थी उनकी, टू एड्रेस पॉलिटिकल प्रेशर द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म। ये सब चीजों को प्रेशर में देखते हुए ये सब इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें मेन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल जो था, प्रोविजंस की बात करें तो मेन कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन ही था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी आपका निर्वाचन मंडल एक प्रकार से सेपरेट किया जाए। और उस सेपरेट की बात क्या था, सेपरेशन में कि मुस्लिम वेयर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी मुस्लिम जो थे, मुस्लिम को एक अलग से इलेक्टोरेट ही प्रोवाइड किया गया था, यानी कुछ कुछ सीट ऐसे दिया गया था जहां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते थे। और कंट्रोवर्सी तो तब हो गई कि सिर्फ मुस्लिम वोटर्स कैन इलेक्ट, यानी मुस्लिम ही सिर्फ वोट दे सकते थे। यानी कि स्वाभाविक बात है, जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट देंगे तो फिर वहां से मुस्लिम ही कैंडिडेट जीत के आएंगे। तो ये एक जो है आपका बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था, और जिसने क्या है इंस्टीट्यूशनलाइज किया कॉम्युनल पॉलिसी ऑफ इंडिया। और ये एक प्रकार से बोला जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने एक कॉम्युनल पॉलिटिक्स, ठीक है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये भी देखने को मिला, जो कांग्रेस का डिमांड था कि और लेजिस्लेटिव काउंसिल के और मेंबर्स की संख्या बढ़ाया जाए, तो केंद्रीय और जो प्रांतीय परिषद मेंबर ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल, उसकी संख्या में वृद्धि हुई और पहली बार निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। तो पहले तो क्या होता था, नामित सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर को शामिल किया जाता था, लेकिन पहली बार इसमें क्या किया गया, जो आपका निर्वाचित सदस्य होते थे, यानी जो इलेक्टेड मेंबर, उनको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। केंद्र में अभी भी आधिकारिक सदस्यों के पास बहुमत कम था, लेकिन नॉन ऑफिशियल बहुत मौजूद था, लेकिन कार्यपालिका की शक्ति अभी भी वहां पे बनी थी, उसमें कोई कार्यपालिका की शक्ति में कोई भी दिक्कत नहीं था, वो जितनी शक्तिशाली अब भी उतना ही थी। उसके बाद पावर को थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पावर। अब उस पावर में क्या था कि मेंबर्स अब क्या कर सकते थे कि बजट को डिस्कस कर सकते थे, जो पहले भी प्रावधान कर दिया गया था। मूव रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन पहले मूव नहीं कर सकते थे अब वो कर सकते थे। आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अब पूछ सकते थे, अभी हमने पहले डिस्कस किया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। तो ये चीजें थोड़ी जो है पावर को, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स के पावर को थोड़ा बढ़ाया गया। लेकिन दो तीन चीजें ऐसी थी अभी भी लिमिटेड थी, यानी कुछ लिमिटेशंस अभी भी रखे गए थे, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, ठीक है, ये मेंबर्स के पास नहीं रहेगा, और बाइंडिंग लॉ आपका इंडिपेंडेंटली पास की जाएगी। ठीक है, यानी जो लॉ ऐसे बाइंडिंग करेंगे उसमें मेंबर्स का ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली पास हो जाएगी। तो ये चीजें, यानी कि रिफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसे लिमिटेड, यानी अपने हित में कुछ चीजें रख करके और ब्रिटिशर्स रिफॉर्म करते थे। उसके बाद इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें इंडियन का प्रवेश हुआ, और पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो अभी तक तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं किया गया था, एक अलग से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था उसका ही मेंबर हुआ करते थे, लेकिन पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया गया। और सबसे पहले जो थे
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य बने। तो ये आपको याद रखना में है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है पहले वायसराय के कार्यकारी परिषद, विधायी परिषद नहीं, कार्यकारी परिषद काउंसिल के सदस्य बने, यानी वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं भाई। तो सिग्निफिकेंस की बात क्या हो गई कि फर्स्ट एवर इंट्रोड्यूस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। स्वाभाविक बात है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे और यहीं से हमको एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में देखने को मिलती है। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की शुरुआत जो है, ये एक प्रकार से हम लोग शुरुआती दौर बोल सकते हैं। इंडियन पार्टिसिपेशन काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या देखने को मिला, इंडियन पार्टिसिपेशन बढ़ा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी पहले मेंबर, भारतीय मेंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद कम्युनल डिवीजन भी बढ़ा। ठीक है, और लेड द ग्राउंड वर्क फ्यूचर फॉर रिफॉर्म इन 1931। और इसने जो है एक प्रकार से 1991 एक्ट की नींव रखी इस रिफॉर्म ने, जो इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहा जाए। तो इस प्रकार से हमने क्या है अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1970 सॉरी 1773 से स्टार्ट करके हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कहां तक पहुंचे, ये हम लोग पहुंच गए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसी को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ये हमारा लेक्चर 1 था, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सब चीजें आने वाले लेक्चर्स में हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। तो ये जो दूसरा पार्ट होगा, बहुत ही जल्द मैं इसको लेकर के आऊंगा और होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।